Good morning, students. How are you? Suppose you are all well. तो आज की पढ़ाई के लिए स्टार्ट हो जाते हैं। आज हमारा टॉपिक है नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। इसको चैलेंजेस ऑफ एजुकेशन भी कहते हैं। अब देखिए, मैं इसको आपको समझाऊंगी। अभी आज मैं इसका इंट्रोडक्शन दूंगी। पहले आप इसकी पृष्ठभूमि देखें। पृष्ठभूमि ये है कि इससे पहले भी एक हमारे यहाँ शिक्षा नीति बन चुकी है जो 1968 में आई थी। उस नीति को जब लागू किया गया उससे बहुत परिवर्तन आए। मसलन लड़कियों लड़कियों का समान पाठ्यक्रम रखा गया, गणित और विज्ञान विषयों को अनिवार्य किया गया। पूरे देश में 10+2+3 प्रणाली को लागू करने की संस्कृति की गई, लेकिन ये सारे में लागू नहीं हो पाया। फलस्वरूप क्या हुआ, ये महसूस किया गया कि शिक्षा में फिर से आमूलचूल परिवर्तन करना चाहिए। तो 1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय में उस वक्त जो शिक्षा मंत्री थे श्री केसी पंत जी, उन्होंने एक दस्तावेज तैयार किया जिसको कहते हैं द डॉक्यूमेंट चैलेंजेस ऑफ एजुकेशन 1985। ठीक है, शिक्षा का दस्तावेज 1985, जिसको जो है हमने बहस के लिए समाज में शिक्षाविदों के बीच में डाला गया। उस पर विभिन्न सेमिनारों में, सिम्पोजिया वगैरह में चर्चाएं हुई और उसके बाद जो निष्कर्ष निकल के आया वो हमारे लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 थी। तो ये शिक्षा नीति इस प्रकार हम कह सकते हैं 1986 में आई। इसमें 12 चैप्टर हैं। इट इज डिवाइडेड इनटू 12 चैप्टर्स। चैप्टर वाइज डिटेल्स दिए हुए हैं। मैं आपको एक एक चैप्टर के बारे में आज सिर्फ बताऊंगी कि चैप्टर का हेडिंग क्या है, उसमें मेन टॉपिक क्या है। उसके आगे का डिटेल कल से मैं आपको एक एक चैप्टर को लूंगी और डिटेल समझाऊंगी। तो पार्ट फर्स्ट, उसका सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी, प्रस्तावना। इसमें कुल 15 पैराग्राफ हैं। नंबर ऑफ पैराग्राफ कितने हैं? 15। इंट्रोडक्टरी चैप्टर जो पहला चैप्टर है, प्रस्तावना का चैप्टर है, इसमें कुल 15 पैराग्राफ। उसके बाद आता है सेकेंड चैप्टर या पार्ट सेकेंड, जिसको कह सकते हैं, इसका नाम है द इसेंस एंड रोल ऑफ एजुकेशन। द इसेंस एंड रोल ऑफ एजुकेशन से क्या मतलब है और इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। इस चैप्टर में कुल 4 पैराग्राफ। इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि शिक्षा की भावना क्या है, शिक्षा का रोल क्या है, भूमिका क्या है। इस पर इसमें कुछ कहा गया होगा जिसे हम आगे के लेक्चर्स में समझेंगे। थर्ड पार्ट जो है वो थोड़ा बड़ा है, जिसमें 13 पूरे 13 पैराग्राफ्स हैं और उसका नाम है नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति। पूरे देश में शिक्षा की एक पद्धति, एक रूपता। ये इसमें कुल 13 पैराग्राफ्स हैं। 5वां जो चैप्टर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 5th चैप्टर इज वेरी इसेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर की वजह से ही आज जो हमारी शिक्षा नीति है इसी पे बेस्ड है टोटल। इसमें कुल 42 कितने पैराग्राफ्स हैं?
42। इस यूनिट को मैंने स्पेशल इसलिए कहा क्योंकि इसका हेडिंग क्या है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन ऑफ डिफरेंट स्टेजेस। जीवन के जो डिफरेंट स्टेजेस हैं उस पर जो शिक्षा है उनको रीऑर्गेनाइज किया गया। आपको पता है इससे पहले शिक्षा प्राइमरी से शुरू होती थी, कक्षा 1 से शुरू होती थी और हायर एजुकेशन तक जाती थी। लेकिन पहली बार इसमें अर्ली चाइल्डहुड को भी शामिल किया गया, जिसे हम नर्सरी कहते हैं, पूर्व प्राथमिक शिक्षा। इस पर भी विचार किया गया। उसके बाद प्राथमिक शिक्षा, एलिमेंट्री एजुकेशन। देन ये कहा गया कि शिक्षा जो भी हो, चाहे वो अर्ली चाइल्डहुड हो, एलिमेंट्री एजुकेशन हो, एनी लेवल ऑफ एजुकेशन हो, इट शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच की बात की गई है, बाल केंद्रित शिक्षा की बात की गई है। इसी चैप्टर में स्कूल फैसिलिटीज के बारे में भी बताया गया है, चर्चा की गई है कि एक विद्यालय को बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए। एक ये और भी बहुत महत्वपूर्ण है, कौन सा बच्चों, नॉन फॉर्मल एजुकेशन और रिजॉल्व। इससे पहले तक केवल औपचारिक शिक्षा के बारे में हम जानते थे, अनौपचारिक शिक्षा के बारे में जानते थे, लेकिन निरौपचारिक शिक्षा की बात पहली बार भारत में इस पॉलिसी के अंतर्गत किया गया, जिसको कहते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन से मतलब है डिस्टेंस एजुकेशन, डिस्टेंस लर्निंग, ओपन यूनिवर्सिटीज। क्या? ओपन यूनिवर्सिटी, खुले विश्वविद्यालय, डिस्टेंस लर्निंग, दूरस्थ शिक्षा। ठीक है। इससे पहले अगर किसी ने शिक्षा प्राप्त कर ली और वो आगे काम धंधे में लग गया, उसके पास पढ़ने का टाइम नहीं था, लेकिन एक उम्र के बाद व्यक्ति पढ़ना चाहता है पर वो पढ़ नहीं पाता था, इस पॉलिसी में इस चीज को इंक्लूड किया गया कि व्यक्ति जीवन भर निरंतर अपनी शिक्षा को जारी रख सकता है डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू, ओपन एजुकेशन के थ्रू। इसी का परिणाम इग्नू है बच्चों। फिर सेकेंडरी लेवल आता है। पहला लेवल था अर्ली चाइल्डहुड, दूसरा था एलिमेंट्री एजुकेशन, तीसरा था नॉन फॉर्मल एजुकेशन, देन सेकेंडरी एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षा। सेकेंडरी एजुकेशन यानी कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक की शिक्षा, सेकेंडरी एजुकेशन। इसमें ही खास तौर से पेस सेटिंग स्कूल, ये बेहद 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 इंपॉर्टेंट है बच्चों। कुछ ऐसे स्कूलों की व्यवस्था की जाए, स्थापना की जाए जो पेस सेटिंग हो, जो समय के साथ चलते हो। इसी के कारण नवोदय विद्यालय अस्तित्व में आए। इसके बाद इसी पैराग्राफ के इसी चैप्टर के अंदर वोकेशनलाइजेशन की बात की गई। शिक्षा को व्यवसाय से जोड़ा गया, जिससे शिक्षा केवल किताबी शिक्षा न बन जाए, व्यक्ति पढ़ने के बाद कोई काम कर सके, अपनी अर्निंग कर सके, अपने पैरों पे खड़ा हो सके। देन लेवल आता है आपका हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा पे भी बात की गई है इसमें। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, ओपन यूनिवर्सिटी, डिस्टेंस लर्निंग। ये एक और भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है बच्चों। क्या कहा गया? डीलिंकिंग डिग्रीज फ्रॉम जॉब्स। आप जानते हैं कि कहीं जॉब लेने जाइए, पहले आपसे कहा जाएगा कि सर्टिफिकेट दिखाइए, तब आपको जॉब मिलेगी। अगर व्यक्ति बहुत एक्सपर्ट है और उसके पास डिग्री नहीं है तो क्या उसे काम नहीं मिलना चाहिए? एक कारपेंटर है, उसने कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन वो अपने काम का माहिर है, तो क्या उसको काम नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। इसी बात को उठाया गया कि डिग्रीज का होना जॉब के लिए जरूरी नहीं है। वोकेशनलाइजेशन होना चाहिए,
व्यक्ति को व्यावसायिक शिक्षा मिल जाए, कोई जरूरी नहीं कोई बीए एमए कर ले, बीए एमए करके अगर बच्चा अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो सकता, अगर उसने व्यवसाय की ट्रेनिंग नहीं ली, किसी भी एक क्षेत्र में महारत नहीं हासिल की, तो वो किसी जॉब की नहीं रह जाती है, प्रमाणिकता नहीं रह जाती है। ठीक है। और लास्ट है इसमें रूरल यूनिवर्सिटी। इसमें गांव देहात क्षेत्रों में विश्वविद्यालय, ग्रामीण विश्वविद्यालयों की भी कल्पना की गई, उसके लिए भी बात कही गई। और इसका उदाहरण है चित्रकूट में ग्रामोद्योग विश्वविद्यालय बना। बच्चों प्लीज स्विच ऑफ योर मोबाइल्स। 6th चैप्टर जो है उसमें टेक्निकल एजुकेशन की बात की गई है, जिसमें कुल 20 पैराग्राफ्स हैं। इसमें इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट की बात की गई है, इनोवेशन रिसर्च की बात की गई है, एंड डेवलपमेंट, प्रमोटिंग इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस एट ऑल लेवल्स, जितने भी लेवल्स हैं उसमें इनोवेशन आना चाहिए, उसमें नई नई चीज़ों को, नवाचार को बढ़ावा देना चाहिए, और मैनेजमेंट फंक्शंस एंड चेंज की बात की गई है। बच्चों 7th चैप्टर जो है उसमें केवल 3 ही पैराग्राफ है, पर ये कम महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि इसमें कहा गया है मेकिंग द सिस्टम वर्क। इतनी बड़ी बात अगर हम करते हैं, नीतियां बनाते हैं, अगर सिस्टम ही ना हो और वो सिस्टम वर्क कैसे करे, तो वो फेल्योर है, वो नीति किसी काम की नहीं रह जाती। इसीलिए ये चैप्टर जोड़ा गया कि मेकिंग द सिस्टम वर्क, सिस्टम काम कैसे करेगा इन चीजों पर। ठीक है। 8वां चैप्टर है रीओरिएंटिंग द कंटेंट एंड प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। 8वां चैप्टर जो है रीओरिएंटेशन का है, कंटेंट का, यानी पाठ्यक्रम को रीओरिएंट करिए। ठीक है। इसमें कुल 25 पैराग्राफ्स हैं, 25 पैराग्राफ्स आते हैं, जिसमें क्या क्या बातें शामिल की गई हैं। कल्चरल पर्सपेक्टिव को शामिल किया गया है, भारत की संस्कृति पे आधारित शिक्षा होनी चाहिए, वेस्टर्नाइजेशन नहीं होना चाहिए, वैल्यू एजुकेशन पे, मूल्य शिक्षा पे जोर दिया गया, लैंग्वेजेस की बात की गई, यहीं से त्रिभाषा सूत्र आया, यानी बच्चे को एक लेवल तक 3 भाषाओं को पढ़ना चाहिए, एक उसकी मातृभाषा हो, एक उसकी रीजनल भाषा हो, और एक कोई अंतर्राष्ट्रीय भाषा हो या उसकी चॉइस की भाषा हो। बुक्स की बात की गई है कि किताबें कैसी होनी चाहिए, लाइब्रेरीज की बात की गई है, मीडिया की भी बात की गई है, ईटी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। बच्चों एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की बात भी इसमें कही गई है। देखिए टेक्नोलॉजी ही आज की जरूरत है। अब देखिए कोरोना महामारी, जो महामारी फैली हुई है, फेस टू फेस हम आपको नहीं पढ़ा सक रहे हैं, अध्यापक नहीं पढ़ा पा रहा, बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है, तो शिक्षा कैसे दी जाएगी, कैसे पढ़ाया जाएगा। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी विल वर्क देयर। देखिए इस वक्त मैं टेक्नोलॉजी के थ्रू ही आपको, आईटी के थ्रू आपको पढ़ा है, तो इसमें एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की बात की गई, वर्क एक्सपीरियंस को बढ़ावा देने की बात की गई, और एजुकेशन और एनवायरनमेंट, पर्यावरण शिक्षा पर भी पहली बार इसमें जोर दिया गया, क्योंकि पर्यावरण दिन ब दिन खराब हो रहा है। मैथमेटिक्स टीचिंग, साइंस टीचिंग, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, इन सब की भी बात की गई, और रोल ऑफ यूथ, युवाओं का जो रोल है भारत के निर्माण में, नव भारत के निर्माण में, उसकी भी चर्चा इसमें की गई। 9वां चैप्टर, बच्चों 9वां भाग कह सकते हैं चाहे चैप्टर कह सकते हैं, इसमें कुल 6 पैराग्राफ है, और इसका संबंध टीचर से है। भाई शिक्षा अधूरी है, टीचर एंड टॉट द्विअधूरी प्रक्रिया है ना। शिक्षक भी हो, शिक्षार्थी भी हो, तभी ये प्रक्रिया चलती है। तो इसमें शिक्षकों के बारे में बताया गया है कि शिक्षक की कार्यावधि क्या हो, उसकी इन्वायरमेंट जरूरतें क्या हो, उसकी शैक्षिक योग्यता क्या हो, या और भी चीजें कल जब मैं इसमें डिटेल में जाऊंगी तो फिर मैं आपको बताऊंगी। टीचर्स के बारे में, रोल ऑफ टीचर के बारे में इसमें बताया। देन 10वां चैप्टर जो है द मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन को मैनेज
मैनेजमेंट से संबंधित है, जिसमें 9 पैराग्राफ्स आते हैं। देन रिसोर्स एंड रिव्यू, रिसोर्सेज हम कैसे इकट्ठा करेंगे इन चीज़ों को चलाने के लिए, इस नीति को पालित करने के लिए, और उसको दोबारा रिव्यू पुनरीक्षण करने के लिए, उसको दोबारा देखें, जांचें, परखें, तो उसमें पैराग्राफ 5 है। और लास्ट नॉट द लीस्ट, द फ्यूचर, भविष्य, इसमें 2 ही पैराग्राफ हैं और इसमें भविष्य की शिक्षा के बारे में कहा गया है। और कुल मिला के इसमें हम देखते हैं 157 पैराग्राफ। आप इस तरह कह सकते हैं कि नई शिक्षा नीति में 12 भाग और 157 पैराग्राफ। थैंक यू।